Hello friends, welcome to you in our YouTube channel Science World। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में इनको हम अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम एक वीडियो में सारे फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो में सारे से फिगर ऑफ स्पीच करवाता हूँ तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इन इन इंग्लिश में केवल फिगर ऑफ स्पीच 32 हैं, तो हम 10 एक वीडियो में कवर करेंगे, 10 एक वीडियो में कवर करेंगे और 20 के बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उन 12 को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तो याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर हम जो इम्पोर्टेंट है उन 20 को पहले ख़त्म कर लेंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम उनमें से उनको ऑप्शंस को कट कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं पहले से। तो 20 के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम पहले 10 फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, जिसमें से आपका पहला आता है सिमली। आपने बड़ा नाम सुना होगा सिमली। सिमली हिंदी में इसका चाहे कोई भी नाम हो हम नहीं लेंगे, हालांकि पता है लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमारी जो जब आप इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश के पेपर में सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको कोई हिंदी बना के नहीं देगा, आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी में से हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई लाइक योर आई लाइक योर स्माइल। SMILE, आई लाइक योर स्माइल, यानी मैं आपकी स्माइल को लाइक करता हूँ। हमने इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, लाइक या एज के ऊपर। अगर किसी सेंटेंस में लाइक एज का यूज हुआ है किसी दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए, जैसे कि इसमें तो हमने एक इसको केवल याद करने के लिए इस सेंटेंस को देखा है, लेकिन इसका जो हम प्योर एग्जांपल देखें तो क्या होगा, द ग्रेट खली द ग्रेट खली लुक लाइक एज ए look like as a elephant, the great clay look like as a elephant। तो इसमें जो लुक एज का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि हम इसमें सिमली सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ये लुक लाइक होना चाहिए और कंपैरिजन होनी चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर ग्रेट खली की कंपैरिजन हो रही है किसके साथ, एलिफेंट के साथ, और वो कोई गलत भी नहीं है। मतलब हमारे द ग्रेट खली इतने ताकतवर हैं कि एक हाथी जितनी ताकत रखती हैं वो अपने अंदर। सभी को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो ग्रेट खली जैसे बने या ना बने, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दूसरा आपका आता है मेटाफोर। मेटाफोर मेटाफोर को हम माता से याद रख सकते हैं। माता, इसमें माता आ रही है, मेटाफोर वो। तो मेटाफोर को हम कैसे यूज करेंगे, जिसमें किसी चीज़ की कंपैरिजन ना करी गई हो और डायरेक्ट ही उसी चीज़ को कह दिया जाए, तो हम वो क्या होता है, मेटाफोर होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में क्या होगा कि माई पेरेंट्स आर
एन एंजल। मेरे पिता, मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, आर एन एंजल्स, वो क्या हैं? एंजल है। मैंने तो किसी की कंपैरिजन नहीं की, हालांकि एंजल अलग है, मेरे माता पिता अलग है, लेकिन मैंने कंपैरिजन नहीं की। मेरे माता पिता को ही क्या बोल दिया गया? एंजल बोल देगा। उनकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जब किसी की कोई कंपैरिजन ना करते हुए डायरेक्ट उसी को बोल दिया जाए कि ये वही हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर? हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है मेटाफोर। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका हाइपरबोली। तीसरे नंबर पर आता है आपका हाइपरबोली। हाइपरबोली, देखो हाइपर मैंने होता है किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो इसमें भी जब किसी चीज़ को ज़्यादा कर दिया जाएगा, मतलब इन दिस सेंटेंस क्या होगा? इस हाइपरबोली के जो सेंटेंस दिया होगा वो एग्जाम्पल में होगा, उसमें क्या दिया होगा? उस जिस वर्ड को उसने यूज़ करना चाहिए था जिस लिमिट के थ्रू, वो उस लिमिट को क्रॉस कर देगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? हाइपरबोली। आपका फिगर ऑफ स्पीच लगेगा, या हिंदी में बोलते हैं इसको अतिशयोक्ति अलंकार। आपने हिंदी में सुना भी होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए राक्षस भाग। मतलब देखो कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी सारी जल गई, राक्षस भी सारे भाग गए। तो यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो क्या होता है? वो हाइपरबोली। इसका इंग्लिश में एग्जांपल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई एम सो ट्राइड, आई एम सो ट्राइड, आई कैन स्लीप फॉर ए ईयर, फॉर ए ईयर। आई एम सो ट्राइड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई कैन स्लीप फॉर ए ईयर, इसलिए मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? भाई कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था, तुम क्या है? यानी क्या है? ये हाइपरबोली है। ठीक है, ये क्या है? हाइपरबोली है। आई एम सो ट्राइड, सो आई कैन स्लीप फॉर ए ईयर। अगर किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो क्या होता है? वो हाइपरबोली होता है उसके अंदर। इसके नीचे देख लेते हैं एलिट्रेशन। चौथे नंबर पर आता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपका एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? कॉन्सोनेंट से। हैविंग फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, फर्स्ट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। पहली साउंड किसकी होगी? कॉन्सोनेंट की होगी। जिसके अंदर पहली साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही हो किसी भी वर्ड की। कॉन्सोनेंट की साउंड कितनी होती है? 24। कॉन्सोनेंट नंबर में कितने होते हैं? 21। साउंड कितनी होती है? साउंड कितनी होती है? 24। नंबर में कितने होते हैं? 21। वोवल कितने होते हैं? 5। टोटल कितने? 26। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा पहले से। हैविंग फर्स्ट साउंड ऑफ कंसोनेंट। इसमें क्या होगा? जब कोई भी आपको एग्जांपल दिया जाएगा, उस एग्जांपल का पहला जो वर्ड होगा प्रत्येक उस सेंटेंस का, प्रत्येक वर्ड उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या देगा? कॉन्सोनेंट की साउंड देगा। तो उसके अंदर कौन सा होगा? एलिट्रेशन होगा। जैसे कि यूज करें माय डियर, माय डियर, डियर इज़ डियर। इसमें एक डियर हिरण है और एक डियर प्यारे हैं, मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं। माय डियर नहीं बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। एक डियर इसमें कौन सी है? हिरण वाली है।
यानी हैविंग द फर्स्ट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। इसमें डी डी की साउंड जो दे रहे हैं ना, वो किसकी दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं। डियर डियर डियर, ठीक है। अब 4 हो गए हैं, 5वां देखते हैं। 5वां बनता है आपका एसोनेंस। एसोनेंस आपका एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। उसमें हमने देखा था कि पहले जो किसकी साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट की आएगी। इसके अंदर पहली साउंड किसकी आएगी? वोवल की आएगी। हैविंग फर्स्ट साउंड वोवल बट डिफरेंट विद कॉन्सोनेंट। हैविंग starting having sound having sound of vowels but start with consonant, start with different consonant। जब साउंड तो किसकी दें? वोवल की, लेकिन स्टार्ट किससे हो? डिफरेंट कंसोनेंट से स्टार्ट हो, तो उसके अंदर होता है आपका एसोनेंस। इसके एग्जांपल किस प्रकार से देखोगे? बियर इज नियर बट नो नीड to fear। The bear is near but no need to fear। इसमें जो ई की साउंड है, इसमें भी ई की साउंड है, ईयर। इसमें इस ई की साउंड है, इसमें ई की साउंड है। इन सभी में ई की साउंड दे रहा है, तो ये हमारे किसके अंदर काउंट होता है? वोवल के अंदर काउंट होता है। हिंदी की अगर बात की जाए 1133 व्यंजन होती है ना, तो 11 स्वर के अंदर ये ई आता है, लेकिन स्टार्ट अलग अलग कॉन्सोनेंट्स की से हो रही हैं। ये बी से हो रहा है, ये एन से, ये एच से, और ये सॉरी एन से, नीड है ना, एन से, और ये एफ से। लेकिन साउंड जो इनके बीच में किसकी आ रही है? ई की आ रही है। पांच आपके हो गए हैं। छठे नंबर पर देखिए कौन सा आता है आपका? छठे नंबर पर आता है आपका पन। पन पन को याद करेंगे फन से, फन या फिर जोक। जब किसी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसी बात कही जाए जिसको सुनकर आपको हंसी आए, तो क्या होगा? वो वहाँ पर पुन फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। हिंदी में तो ऐसे बहुत सारे हैं, इंग्लिश में कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे कि पायलट पायलट हैव इजी। पायलट हैव इजी एक्सेस टू कोड स्टोरेज। तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए, जो पायलट होते हैं ना, ये ऐसे कहते हैं इस बात को, जो पायलट होते हैं ना, वो इजी से कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? एसेस कर लेते हैं किस चीज़ को? कोड स्टोरेज को। जबकि कोड स्टोरेज एसेस करना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम होता है, आपके मोबाइल का, लैपटॉप का काम होता है, आपके डाटा को कि वो पहले अपलोड कर दें और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये काम किसी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होता है, लेकिन पायलट जहाज़ उड़ाता है, लेकिन उड़ाता कहाँ है? बादलों में। तो ये कहता है जब पायलट जहाज़ उड़ाता है ना बादलों में, तो वो उसको आसानी हो जाती है कोड स्टोरेज करने में। ये ऐसा हो सकता है क्या? यानी ये क्या है? एक जोक, एक फन है।
इस प्रकार का अगर आपको कोई सेंटेंस मिले तो उसमें आपका क्या होगा, पन होगा। ये आपका 6 नंबर का है। नेक्स्ट आता है आपका 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आता है आपका लेटोटेस। लेटोटेस लेटोटेस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो अपनी रियल में अपनी पोजीशन को दिखाता है। कैसी पोजीशन को? जैसे कि ये नोट का यूज़ करेगा लेकिन बात रियलिटी बताएगा। नोट में नहीं होता है ना, नोट का यूज़ करेगा लेकिन रियलिटी को बताएगा। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, माई वाइफ इज नॉट ए ब्यूटी क्वीन। माई वाइफ इज़ नॉट ए ब्यूटी क्वीन कि मैंने देखो नॉट का यूज़ किया यहाँ पे, ब्यूटी क्वीन नहीं है। जब मैं रियलिटी बता रहा हूँ वो ब्यूटी क्वीन नहीं है, लेकिन इतनी भद्दी भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। असल में बताऊँ तो मेरी वाइफ है ही नहीं, या मैंने मैरिड, ठीक है। तो मैंने इसको इसीलिए यूज़ किया कि अभी कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना वाइफ के बारे में, तो कोई बात नहीं, आप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो अनमैरिड है केवल वो, माई वाइफ इज़ नॉट ए ब्यूटी क्वीन, यानी नॉट का यूज़ किया लेकिन बताओगा क्या, रियलिटी जो शो करेगा। ऐसा सेंटेंस जो होगा नोट का यूज़ करने के बाद रियलिटी को शो करेगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना लेटोटेस आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। फिर 7 आपके हो चुके हैं, 10 हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। अगर मैं सभी को एक साथ कवर करूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट हम जो 10 है वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी 7 हुए हैं। एक आपका आता है पर्सोनिफिकेशन। 8वें नंबर पर आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है भाई, पर्सन्स की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाएगा किसी चीज़ को। ऐसे याद रख सकते हो ना भाई, पर्सन्स की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाएगा किसी भी चीज़ को, तो होगा पर्सोनिफिकेशन। नेचर की किसी भी चीज़ को, चाहे इसमें एनिमल हो चाहे सिर्फ ह्यूमन को छोड़कर, ठीक है, एनिमल हो, बर्ड्स हो, या फिर कोई भी नेचर की थिंग हो, आपका आइडिया हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उनको आप यूज़ करते हो किसी ह्यूमन एक्टिविटी को करते हुए, तो आप वहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ये तो आपकी डेफिनेशन होती है। आप डेफिनेशन हिंदी में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपको एग्जांपल तो इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे और आपको इंग्लिश में ही उनको सॉल्व करना है। मैं इसीलिए हिंदी में केवल समझा रहा हूँ और एग्जांपल आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो, द फायर swallowed the fire the fire swallowed entire the woods। देखो वुड मैंने होती लकड़ी, लेकिन वुड्स ऐसा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, जंगल। द फायर swallowed निगल गई, द फायर swallowed अग्नि निगल गई क्या, एंटायर पूरा का पूरा, द वुड्स पूरे पूरे जंगल को क्या कर गई, निगल गई। अब निगलने का काम किसका है, किसका है, ह्यूमन का, लेकिन निगलने का काम किया किसने है, फायर ने। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी चीज़ को ह्यूमन की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट आपका पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, इसकी जो हिंदी में यही होता है विरोधाभास, यानी जो अपनी जो स्टेटमेंट कही है उसी के अपोजिट हो जाए उसी टाइम, तो क्या हो जाएगा वो विरोधाभास या फिर पैराडॉक्स उसको बोल सकते हैं, पैराडॉक्स हो जाएगा। जैसे कि ये बोल सकता है यू कैन सेव मनी, यू कैन सेव मनी, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग ये कह रहा है कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, अगर आप पैसे को खर्च करते हो, पैसे को खर्च करते हो तो इसे बचा सकते हो। जब बचा लेंगे तो खर्च कैसे करेंगे, और खर्च कर लेंगे तो बचा लेंगे कैसे, यानी एक दूसरे की क्या है अपोजिट है। एक ही ये सेंटेंस अपनी खुद की स्टेटमेंट के अपोजिट है। अगर स्टेटमेंट के अपोजिट है तो क्या है ये पैराडॉक्स है, अपने अपने विरोधाभास है, जो अपनी स्टेटमेंट कही उसी के अपोजिट हो गया। ये आपका 9 हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। देखिए एक और देखते हैं आपका, ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। एक बनता है आपका एक इस जैसा ही है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, इसमें तो क्या हुआ स्टेटमेंट दी उसी के अपोजिट सेंस निकली। इसमें क्या होगा अपोजिट वर्ड यूज़ किए जाएंगे, जब अपोजिट वर्ड यूज़ किए जाएं तो क्या हो जाएगा वो ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। जैसे कि यू कैन गिव मी यूर ओरिजिनल कॉपीज, यू कैन गिव मी यूर ओरिजिनल कॉपीज। यू कैन गिव मी यूर ओरिजिनल कॉपीज़, आप मुझे अपनी ओरिजिनल कॉपीज़ दे सकते हो। अब जब कोई चीज़ ओरिजिनल होगी तो कॉपी कैसे होगी, और कॉपी होगी तो ओरिजिनल कैसे होगी। एक सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है, ध्यान रखना। इसमें तो स्टेटमेंट के अपोजिट हो गया था अपने आप, लेकिन इसमें वर्ड का अपोजिट रखा हुआ गया है तो क्या होगा ऑक्सीमोरोन होगा। आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है, इसमें से कोई भी ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे पहले वाले वीडियो में मेरी आवाज़ क्लियर आपके पास नहीं पहुंच रही थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था। अब मैंने माइक का इंतज़ाम किया है, तो आज के बाद में आपको किसी भी वीडियो में आवाज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी और आपको अच्छी तरीके से हर एक वीडियो समझ में आएंगी। आपने मेरे को इतना लंबा टाइम दिया इनको समझाने के लिए, आपका थैंक यू एंड यू वेलकम।